हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि जो आपका प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण होता है, उसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की क्वालिटीज यानी विशेषताएं क्या होती हैं। इसके साथ साथ हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा था, गोले दर्पण के बारे में पढ़ा था, यह जाना था कि गोले दर्पण एक बड़े गोले का भाग होते हैं और साथ ही साथ इसमें कुछ टर्म्स होती हैं आपकी, ठीक है, उनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। जैसे ध्रुव क्या होता है, आपका मुख्य अक्ष क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। इसके बाद कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ रहे थे। इसके जो आपका कॉनकेव मिरर होता है, आपका दर्पण होता है, इसकी विशेषताएं हमने देख ली थी कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था यहाँ पे, हमने ये देखा था कि जो आपका कॉनकेव मिरर होता है वह अभिसारी दर्पण होता है, यानी यह एक ऐसा दर्पण है जिस पर प्रकाश की किरणें अगर पड़ती है तो रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद वह एक बिंदु पे मिलती है। इसके बाद हमने यह भी पढ़ा था कि अगर हम किसी वस्तु को जो है आपके पोल और फोकस के बीच में रखें तो हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वह आभासी, सीधा होता है और बड़ा। इतना हमने समझा था। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, हम जो है फोकस पे या फोकस से पीछे वस्तु को रखते हैं तो जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो आपका रियल यानी वास्तविक प्रतिबिंब होता है और आपका जो प्रतिबिंब है वो छोटा और बड़ा हो सकता है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। अब हम चलते हैं रे डायग्राम्स की ओर, यानी किरण आरेख की ओर। तो किरण आरेख में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किरण आरेख बनाने के नियम क्या हैं, ठीक है। रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण द्वारा किरण आरेख बनाने के नियम। यानी यहाँ पर कॉनकेव मिरर के माध्यम से आप किरण आरेख किस प्रकार से बनाएंगे, उसके नियम क्या है, तरीके क्या हैं, इनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो है कुछ जो है यहाँ पे रूल्स बताए गए हैं। पहला जो रूल है वह कहता है कि मान लीजिए ये ए, तो ये क्या कहता है, जब भी किसी कॉनकेव मिरर पर यानी अवतल दर्पण पर पैरेलल रेस यानी ऐसी किरणें जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर है वो दर्पण पे पड़ती है, दर्पण पे पड़ने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद, परावर्तित होने के बाद किरणें फोकस से पास हो जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने किरण ली है, ठीक है। अपतित किरण जो है वो आपके मुख्य अक्ष के पैरेलल है जो कि लाल रंग से दर्शाई गई है। फिर ये एक बिंदु पर दर्पण पे टकराती है, टकराने के बाद फोकस से पास हो जाती है। तो ये क्या है, पहला रूल है कि जब भी आप कोई भी किरण बनाएंगे जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर होगा, रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद वह फोकस से पास हो। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिस कारण इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो पहला रूल ये है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट रूल की बात करती हूँ, बी रूल की बात करती हूँ। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल ये कहता है कि जब भी कोई किरण जो है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से पास होती है, जब भी कोई किरण वक्रता केंद्र के से पास होती है, रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद वो अपने पथ को वापस से ट्रेस कर देती है, यानी जिस पथ से वो आई है उसी से वो वापस चली जाती है। यहाँ पर जो बी रूल है इसमें क्या है, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई किरण सी बिंदु यानी कि जो आपका
सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र है, उससे पास होके दर्पण पे पड़ती है, तो बेसिकली यहाँ पे जो किरण पड़ती है दर्पण पे वो नॉर्मल पे यानी अभिलंब पे, यानी ये क्या है, ये लाइन जो है ही दर्शाई। तो आपने पढ़ा है जब भी किसी समतल दर्पण में जो है अभिलंब में हम किरण डालते हैं तो वापस अपने पथ से वापस चल जाती है, यानी वो क्या कर रही है, उसमें एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या है, 0। तो वैसे ही यहाँ पे जो हमारी अपतित किरण है वो C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, वक्रता केंद्र से पास होती है, फिर ये रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है, तो वापस वो उसी पथ से वापस चली जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि कोई भी लाइन जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करेंगे वो आपकी परपेंडिकुलर होगी सरफेस, ठीक है, अभिलंब की होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं सी रूल की ओर। तो सी जो रूल है, सी जो नियम है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब भी जो है अपतित किरण फोकस से पास की जाती, जब भी किसी कॉन्केव मिरर पर अवतल दर्पण पर जो है अपतित किरण फोकस से पास होती है, फोकस से पास होने के बाद दर्पण से टकराती है, दर्पण से टकराने के बाद जो आपको किरण मिलती है यानी जो परावर्तित किरण मिलती है वह क्या होती है, वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है यानी पैरेलल हो जाती है। क्या कहा मैंने, जब भी कोई भी किरण फोकस से पास होती है, रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद किरण क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। बिल्कुल ऑपोजिट है ए रूल क्या, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस बात। ठीक है, तो ये आपका तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल क्या कहता है, चौथा रूल ये कहता है कि जब भी कोई किरण पोल पर पड़ती, ठीक है, एक किरण है जो आ रही है और पोल पर पड़ रही है और मुख्य अक्ष के साथ एक एंगल बना रही है, एंगल आई बना रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद जो हमें रिफ्लेक्टेड रे मिलती है वो कहाँ पे बन जाती है, वो जो है आपके जो मुख्य अक्ष है उसके नीचे से पास हो जाती है, और यहाँ पे आपका जो रिफ्लेक्शन का नियम है, परावर्तन का नियम है वो लगता है, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अभिलंब की तरह कार्य कौन करती हुई लगती है हमें, प्रिंसिपल एक्स। ठीक है, तो ये आपका क्या है, किरण आरेख बनाने के नियम है, 4 नियम है, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। इन्हीं के बेस में आपके जो सारे के सारे रे डायग्राम है वो बनते हैं। ठीक है, नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं किरण आरेख, यानी यहाँ पर जो आपके स्फेरिकल मिरर है, गोलीय दर्पण है, इनके माध्यम से जो भी आपकी जो है यहाँ पे इमेज बन रही है वो किस प्रकार की है, साइज क्या है, क्वालिटी क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, यानी गोलीय दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब। सबसे पहले हम बात करते हैं जब भी हमारी वस्तु इंफिनिटी पर यानी अनंत दूरी पर होती है, कब होती है, अनंत दूरी पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, वस्तु की पोजीशन कहाँ पे है, अनंत दूरी पर। ठीक है, अब हमेशा जब भी हम ऐसी किरणों को लेते हैं या ऐसी किरणें ड्रॉ करते हैं जो कि अनंत दूरी से आए, जैसे सूर्य की किरण, हम हमेशा उसे पैरेलल लाइंस के माध्यम से शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी किरणें आएंगी अनंत दूरी से आ रही हैं, तो आप इसे पैरेलल लाइन यानी समानांतर किरणें के रूप में यहाँ पे डालेंगे। तो हमने क्या किया, अनेक किरणें आती हैं तो हमें मिनिमम 2 किरणें चाहिए ताकि हम रे डायग्राम को शो कर सके, तो हमने 2 किरणें ली। ठीक है, और ये जो 2 किरणें हैं, मान लीजिए कि M और N बिंदु पर जो है आपके दर्पण पर टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुई, और ऑब्वियस सी बात है, आपने अभी पहला नियम पढ़ा, क्या पढ़ा कि वह किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर होगी,
रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद जो है फोकस से पास हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो आपकी किरणें हैं वो M और N से टकराई और फिर फोकस से पास हो गई। ठीक है, पास हो गई। वस्तु कहाँ है, अनंत दूरी पर है, बेहद दूर रखा गया है। ठीक है, अब जब ये दोनों की दोनों किरणें फोकस पर मिलेंगी तो क्या होगा, जो इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनेगा। तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, एट फोकस, यानी फोकस पर, फोकस पर। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की जो स्थिति है, प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो कहाँ पे है, फोकस पर, यानी एफ पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इमेज के नेचर की, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। अगर यहाँ पे हम बात करें किरणों की, तो किरण क्या कर रही है, आपस में वास्तविक रूप में एक दूसरे को काट रही है, एक दूसरे के साथ मिल रही है। यानी हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो रियल होगा, यानी वास्तविक। पहली क्वालिटी है कि वो कैसा होगा, रियल, यानी वास्तविक। क्या होगा, वास्तविक यानी रियल। दूसरा इन्वर्टेड, यानी उल्टा। क्योंकि आपने पढ़ा है, हमने अभी जब हम इमेजेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, प्रतिबिंब के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो हमने क्या पढ़ा था कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो यहाँ पर भी आपका जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक के साथ साथ उल्टा भी होगा। और कैसा होगा, और आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि जो किरणें हैं वो आपस में एक दूसरे को एक बिंदु पे काट, एक बिंदु पे आपको पूरा जो है इमेज मिल रहा है, यानी प्रतिबिंब का आकार बेहद छोटा होगा, यानी बिंदु के आकार का। किस आकार का, बिंदु के आकार का। बिंदु के आकार का। तो यहाँ पर जो हमारा रे डायग्राम है उससे हमें क्या पता चला कि जो वस्तु है वो अनंत दूरी पर है। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। इमेज कैसी होगी, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक, उल्टा और बिंदु के आकार। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पहला रे डायग्राम हो गया जिसमें वस्तु को हम अनंत दूरी पर रखते हैं। ठीक है, नोट करें। अब हम चलते हैं सेकंड केस की ओर। तो सेकंड केस की अगर हम बात करें तो दूसरे केस में हम जो है वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, और जो है इंफिनिटी यानी अनंत दूरी के बीच रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र और अनंत दूरी के बीच में हम वस्तु को यहाँ पे रखते हैं। अब वस्तु से अनेक किरणें आती हैं, यहाँ पे हम सिर्फ 2 किरणें लेंगे और उनके माध्यम से हम ये बताएंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, जो डी बिंदु पे टकराएगी और टकराने के बाद फोकस से पास हो जाएगी। वहीं जो दूसरी किरण होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी और दर्पण से टकराने के बाद अपना पाथ वापस से ट्रेस कर। अब ये जो दोनों किरणें हैं ये दोनों एक बिंदु पे एक दूसरे को काटेंगी, जो कि क्या होगा आपका बी की इमेज, यानी बी डैश। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक एरो बना देंगे तो आपके पास एक आपको प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ये आपका प्रतिबिंब। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे आपकी किरणें कटेंगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में आपकी किरणें कटेंगी, जहां पर आपको एक प्रतिबिंब प्राप्त हो। ठीक है, तो अगर हम वस्तु की पोजीशन की बात करें, वस्तु की स्थिति की बात करें, तो कहाँ पे होगा, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। कहां पर, अनंत दूरी तथा वक्रता केंद्र के बीच में।
अनंत दूरी तथा वक्रता केंद्र के बीच में। अब है कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ। प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो इमेज की फॉर्मेशन होगी फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, ये आपका आ गया ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन। अब हम इमेज के बारे में बात करते हैं, इमेज कैसी बनेगी। इमेज का साइज जो है वस्तु के साइज से छोटा होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि किरणें वास्तविक रूप में एक दूसरे को काट रही हैं, तो क्या होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, छोटा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो इमेज कैसी बनेगी, वास्तविक वस्तु के आकार से छोटा और उल्टा। ठीक है, तो ये हो, नोट करेंगे इसे। अब हम चलते हैं अगले केस में। यहाँ पर हमारी जो वस्तु है वो वक्रता केंद्र पे रखी गई, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी। अब इस वस्तु से भी दो किरणें जो है यहाँ से एमिट होंगी, निकलेगी। पहली किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, डी बिंदु पर टकराने के बाद फोकस से पास हो जाएगी, और जो हम दूसरी किरण लेंगे वो हम जो है बी से निकलेगी और यहाँ पे इस तरीके से फोकस से पास होके आपकी ई बिंदु से टकरा के फिर क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। यानी इसमें आपका जो पहला और तीसरा नियम है उसका यूज किया जाए। ठीक है, पहला क्या है, बी से डी पे पड़ी, पैरेलल में फोकस से पास होगी। दूसरा, बी से फोकस पे पास हुई, डी पे टकराई और फिर क्या हो गई, समानांतर। अब यहाँ पे ये जो दो किरणें हैं वो बी डैश बिंदु पे जो है कटेंगी, तो वहां पे आपको बी की इमेज मिल जाएगी। तो हमारे पास जो इमेज मिलेगी हमें वो बी डैश ए डैश होगी, जो कि आप देख सकते हैं वास्तविक है, रियल है, इन्वर्टेड। ठीक है, तो वस्तु कहाँ पे होगा, एट फोकस यानी सॉरी एट सी यानी वक्रता केंद्र पर। क्या होगी, वस्तु होगी। इमेज कहाँ बनेगी, इमेज भी आपकी वक्रता केंद्र पे बन रही है, एट सी वक्रता केंद्र पर। अब प्रतिबिंब की बात करें, प्रतिबिंब का साइज सेम होगा जो कि वस्तु का साइज है। देख यहाँ पे आप देख सकते हैं वास्तविक होगा क्योंकि किरणें वास्तविक रूप से कट रही हैं, और उल्टा। तो आप लिखेंगे वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार का। ठीक है, ये यहाँ पे आपका इस तरीके से लिखिए, नोट करें। नेक्स्ट है जब वस्तु को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है। ठीक है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब आप वस्तु को रखते हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम यहाँ से भी दो किरणें लेंगे, एक जो आपका मुख्य अक्ष के समानांतर है, डी बिंदु से टकरा के फोकस से पास हो जाती है। दूसरी जो है ई बिंदु पर टकराती है और वो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाती है। दोनों किरणें आपस में बी डैश बिंदु पे काटेंगी, यहाँ पे आपको प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब यहाँ पर जो आपकी पोजीशन है, वस्तु की स्थिति जो है वो एफ और सी के बीच में है, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में।
इमेज जो बन रही है वो सी के बियॉन्ड बन रही है, यानी सी और अनंत दूरी के बीच में। क्वालिटी की बात करें तो जो प्रतिबिंब है वो बड़ा है, वास्तविक है क्योंकि किरणें वास्तविक रूप में एक दूसरे को काट रही है, और उल्टा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो आपका अगला टाइप है वो क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी और इंफिनिटी के बीच पे, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। अब प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब कैसा होगा, रियल होगा, रियल बनेगा यानी वास्तविक, इन्वर्टेड यानी उल्टा, और एनलार्ज्ड यानी बड़ा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से बनेगा, नोट कीजिए। अब हम चलते हैं अगली, जो है आपका अगली पोजीशन जो है, यहाँ पे हम वस्तु को फोकस पे रखें। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वस्तु ए बी को फोकस में रखा गया है, तो एक किरण आपकी मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी आपकी इस तरीके से ई से टकराने के बाद आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो आपकी जो किरणें हैं वो आपको एक दूसरे को काटती हुई नहीं दिख रही, लेकिन ये जो किरणें हैं कहीं दूरी पर, अनंत दूरी पर जाके एक दूसरे को काटें, वहां पर प्रतिबिंब है। ठीक है, तो सबसे पहले वस्तु की बात करें तो वस्तु कहाँ पे रखी गई है, फोकस पर। ठीक है, एट एफ यानी फोकस पर, और प्रतिबिंब आपको कहाँ प्राप्त हो रहा है, इंफिनिटी पर यानी अनंत पर। प्रतिबिंब की बात की जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक तौर पर किरणों को काटने से मिलेगा, यानी आपका जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा। बहुत दूरी पर किरणें एक दूसरे को काटेंगे यानी इनफाइनाइटली लार्ज, यानी बहुत बड़ा आपका प्रतिबिंब होगा, और वास्तविक है तो उल्टा भी होगा, तो उल्टा। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे होगा। ठीक है, नोट कीजिए। अब हम लास्ट पोजीशन की बात करते हैं। यहाँ पर जो आपकी वस्तु है वो पोल और फोकस के बीच में रखी गई है, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में रखी गई। इससे भी दो किरणें हम जो है कंसिडर करेंगे, एक जो है आपकी मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, उसके बाद ये फोकस से पास हो जाएगी, और जो दूसरी किरण होगी वो ए से टकराने के बाद सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी। अब इन किरणों को आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद जो परावर्तित किरणें हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही, यानी यहाँ पर तो किरणें मिलेंगी नहीं, पर फिर भी आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा, कहाँ पर, दर्पण के भीतर। यानी किरणें जो है वो पीछे, अगर आप इसे एक्सटेंड करेंगे तो दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होंगी, और ये बी है, बी की इमेज यहाँ पे बी डैश पे पड़ेगी और ए की ए डैश पे, तो यहाँ पे आपको प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस केस में क्या हो रहा है, किरणें वास्तविक तौर पर एक दूसरे को काट नहीं रही है। जो है प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, जहां से हमें लग रहा है कि वहां पे एक दूसरे को जो है काट, तो यानी यहाँ पे जो आपका प्रतिबिंब है वो आभासी है, वर्चुअल है, वस्तु के आकार से बड़ा है, यानी कैसा है, एनलार्ज है, और जब वर्चुअल है तो सीधा हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अवतल दर्पण के सामने पोल और फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, सिर्फ इसी केस में आभासी प्रतिबिंब बनता है, बड़ा और सीधा प्रतिबिंब। ठीक है, तो आप लिखेंगे वस्तु को कहां पे रखा गया है, बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में।
प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बिहाइंड द मिरर, ठीक है, यानी दर्पण के पीछे। और अगर प्रतिबिंब की क्वालिटी की बात करें तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी, यानी वर्चुअल, एनलार्ज एंड इरेक्ट, यानी आभासी, बड़ा और सीधा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लिख देंगे, ठीक है, नोट करें। अब हम बात करते हैं कि कॉन्केव मिरर का हम यूज कहाँ कहाँ, इसकी जो अलग अलग इसकी जो क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके कारण इसका उपयोग अलग अलग जगह किया जाता है। सबसे पहले बात करें इसका उपयोग शेविंग मिरर के तौर पर, या फिर अगर हम बात करें मेकअप मिरर के तौर पे किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब भी आप कॉन्केव मिरर को पोल और फोकस के बीच में रखते हो तो आपको आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब मिलता है। इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज किया जाता है। दर्पण को अपने मुंह के पास आप रखते हैं तो क्या होता है, आपको अपने चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जिस कारण आप अपने फेस का डिटेल अच्छे से देख पाते हैं और अच्छे से आप शेव कर पाते हैं या मेकअप कर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका उपयोग मेकअप मिरर के तौर पे करते हैं। इसके साथ साथ हम अवतल दर्पण का उपयोग जो है नेत्र दर्शक के रूप में भी करते हैं, ठीक है। आंखों को चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ टेलीस्कोप में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। टेलीस्कोप में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे हमें पता है कि जो आपकी किरणें हैं, अनंत दूरी से आने वाली किरणें क्या होती हैं, जब भी अवतल दर्पण में पड़ती है फोकस में प्रतिबिंब बनाती है। तो यहाँ पे टेलीस्कोप जो होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, खगोलीय दूरदर्शी जो होते हैं, उनसे हम जो है आपके खगोलीय पिंड जैसे कि आपके प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, उनको देखते हैं। तो किरणें बहुत दूरी से आती है, आने के बाद यहाँ पे टकराती है और फोकस पर प्रतिबिंब बनाती है और हम प्रतिबिंब को अच्छे से देख पाते, ठीक है। तो यहाँ पे इसी कारण इसका उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से आपके जो कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण है, इसका उपयोग हेडलाइट्स में किया जाता है, टॉर्च में किया जाता है। यहाँ पर फोकस पर आपका जो है बल्ब रखा जाता है ताकि स्ट्रॉन्ग बीम वाली जो है लाइट ये एमिट करे, ठीक है। तो इसका उपयोग हेडलाइट्स के तौर पर, ठीक है, टॉर्च में किया जाता है। आपकी जो सोलर फर्नेस होती है, सौर भट्टियां होती हैं, वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अनंत दूरी से सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो इस पर पड़ती हैं, पड़ने के बाद वो फोकस पर जो है फोकस होती हैं, जिस कारण क्या होता है, वहां पे हम खाना, जैसे आप कुकर रखते हो या कुछ भी रखते हो, खाना वो पक जाता है, क्योंकि सारी की सारी जो हीट है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो रही है, फोकस पर कॉन्सेंट्रेट हो रही है, जिस कारण खाना बन जाता है। तो ये इसके कुछ क्या है उपयोग। तो बच्चों आज हमने जो है कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़ा, अवतल दर्पण क्या होता है ये देख लिया हमने, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से अवतल दर्पण अलग अलग स्थितियों में जो है प्रतिबिंब बनाता है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है ये भी हमने जाना, साथ ही साथ इसके उपयोग भी पढ़े। आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, अगर कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।